हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। पाकिस्तान और ईरान ने काफी अर्सा पहले एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था। ईरान की तरफ से वो गैस पाइपलाइन अपने इलाके तक बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान जो है उसको रोक दिया अमेरिका ने। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ। दिल्ली से जो जवाब गया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैमरे पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन को ऐसी फटकार लगाई गई कि सुनकर उनके होश उड़ गए। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया चीन की जानिब से पाकिस्तान को J-35 देने की जो डील थी, जो कि इसी साल अगस्त में या फिर साल के एंड पर मिलने थे, क्या वो डील कैंसिल हो चुकी है? ईरान ने गलत टाइम चूज किया। बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया जा सकता है। कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? पहले भारत को डरा धमका रहे थे, खुद डरा रहे थे, फिर नेटो के जरिए डराने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जबरदस्त उनके पास लीडर है, मैं कहूंगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते। प्रेसिडेंट बनूंगा वैसे 24 घंटे के अंदर में वॉर रुकवा दूंगा। क्या भारत को फर्क पड़ेगा? I don't think so. नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि भाई मान लीजिए यूएस कुछ कहता है तो पाकिस्तान किस हिसाब से नंगा हो जाता है या फिर किस हिसाब से अमेरिका के सामने लेट जाता है। वो कहता है कि भाई ठीक है भाई, आप जैसा कहते हो वैसा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिसेंट एग्जाम्पल था रिसेंट एग्जाम्पल क्या था कि ये न्यूज फैली कि भाई शायद बलूचिस्तान के अंदर ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। अब दिक्कत ये हो गई कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भाई, क्योंकि उसको वहां बेनिफिट दिखने लगा कि भाई 200-500 बिलियन का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स छोटे मोटे तो होते नहीं है। तो उनका कहना यह था कि भाई देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर रिजर्व्स मिला है, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया को सप्लाई करे। ये उसने तंज कसा इंडिया पर। उसके पास एक मौका था, क्योंकि इंडिया इस हिसाब से, जिस हिसाब से अमेरिका चाहता है उस हिसाब से हम कर नहीं रहे, हम मान नहीं रहे उसकी बात। फिर अब पता चला कि नहीं, वो अब कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं है कि वहां पर ऑयल मिलने वाला है या फिर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की एक अपना अलग स्टांस है। कितनी बार वेस्टर्न मीडिया, खास करके यूरोपियन पत्रकार और अमेरिकन पत्रकार जयशंकर साहब से बहुत बार पूछ चुके, और जयशंकर साहब का जवाब भी उनको उसी हिसाब से मिलता था कि भाई देखिए, आप करें तो ठीक है, हम करें तो ये बात गलत है, ये सब दोगलापन तो कैसे चलेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा। I don't think so. इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा। बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट। इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राजील भी लेता है और चाइना भी लेता है। तो इस पे भारत, अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखें, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नजर आ रहा है, वो भी इंडिया से रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में ला के रिफाइन करके दूसरे
मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक मतलब एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, करना चाहता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमजोर कर दिया जाए। अब देखेंगे रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रेजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए। वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है, असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। वो आज़ाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना ज़बरदस्त उनके पास लीडर है। मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए अपने अवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, अवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते, मेन मसला ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रंप जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राजील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रंप की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या ये संभव है? यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है, के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील की है। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। तो यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया, भाड़ में जाओ, हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा। लेकिन लेट्स सी वेट। मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राजील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, धमकाओ दबकाओ जो मर्जी करो पुतिन को, वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज, और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अफेक्ट करेगा। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा
अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जी। मान लीजिए यहां से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ है यहां तक है रेंज भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे। ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाए। अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है, यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। और JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरपोर्ट बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है, पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे? इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा, अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया, और फिर ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा, और ये जो है ये मिसाइल है, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। ये ET-LDHCM जो है, ये प्रोजेक्ट विष्णु है। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी, और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे, कि जो लोग आके इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे।
आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फर्क बता दूं। President of Argentina and Prime Minister Modi shared a warm hug as the Argentinian president welcomed the Prime Minister. आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे जो कुछ अब बड़े सगीर में हो रहा है। जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियन से। अच्छा, इंडियन से, जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बिल्कुल तो वो इंडियन आर्मी थी ना, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। मोदी जी पहुंच गए हैं एक ऐसे देश जिस पर निगाहें थी ड्रैगन की। ड्रैगन बड़ा परेशान, हैरान, वैसे भी शी जिनपिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। लुटेरों को, डाकुओं को, रेपिस्ट को, आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को, हमलावरों को आप हीरो मानते हैं, और जो असल हीरो है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, वो उसी मिट्टी के पैदा हुए थे, वहीं पर पैदा हुए थे, सरदार भगत सिंह। आप उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं, कोई जानता नहीं है पाकिस्तान। तो क्या इंडिया चाइना के पंजे अफ्रीका से उखाड़ के फेंक देगा? इंडिया चाइना को टफ टाइम देना चाहता है। और अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहां पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है, मोदी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके के लिए फिर रहा होता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे अर्जेंटीना, इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना विजिट के ऊपर, और कई सारी और चीज़ों पर भी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरा सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव देखो तो यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोचिप होती है उसके बारे में। हम सबको पता है, अगर आप ताइवान को किसी भी एंगल से जानते हो तो वो है माइक्रोचिप्स। चाइना भी उसमें कम्पीट करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और अगर आप चाइना का हिस्ट्री देखो तो आपको पता चलेगा कि आज अगर वो कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो हो सकता है कि भविष्य में वो फैसिलिटी आपको ना मिले, वो जब चाहे तब किसी भी चीज को बैन कर देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात यह है कि भाई यूएस भी चाहता है कि इंडिया के अंदर भी इसका डाइवर्सिफिकेशन हो, और इंडिया के अंदर भी ये जो चिप्स है उसकी फैक्ट्रीज हो, या फिर कहे कि वहां से सप्लाई आना शुरू हो। क्योंकि हमने वो जो कोविड के समय पर देखा पूरी तरीके से कि जब सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तब कंप्यूटर और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के प्राइस इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि चिप्स का जो सप्लाई था वो बंद हो चुका था। लेकिन अब हो सकता है आने वाले दिनों में कि यूएस और चाइना से भी आगे निकल के चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अपना नाम करे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। मोदी जी पहुंच गए हैं एक ऐसे देश जिस पर निगाहें थी ड्रैगन की। ड्रैगन बड़ा परेशान, हैरान, वैसे भी शी जिनपिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कितनी बार हार्ट अटैक हो चुका है, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, अभी मिसिंग की कैटेगरी में भी आने लग गए हैं। बट ऐसा जरूर लगता है कि शी जिनपिंग के दिन बहुत ही गिने चुने हैं। एंड द थिंग इज, अर्जेंटीना जाने के बाद से बहुत सारी डेवलपमेंट्स शुरू हो चुकी हैं, जिससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और एक उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, फाकलैंड आइलैंड्स को मत भूलिएगा। यूके एंड यूएसए डोंट लाइक अर्जेंटीना फॉर सम रीजन। बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उमेश जी से। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम। गायत्री जी, देखिए कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गाना और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की यात्रा एक तरह से समाप्त कर ली है, और आज वो अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहां पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में एक तरह से लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है।
और आज की डेट में बताया जाता है कि चाइना ने उधर एक तरह से माइंस लेके वहां पे अपना आधिपत्य एक तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाने का उनका क्या हो सकता है? देखिए, सब चीज एक तरह से, अगर भारत के प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं तो वहां पे ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करने जा रहे हैं, और बताया जाता है कि उनका जो फोकस रहेगा वो डिफेंस में रहेगा, एग्रीकल्चर में रहेगा, माइनिंग में रहेगा, ऑयल एंड गैस में रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में रहेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रहेगा। पर सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ईवी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लिथियम। लिथियम जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब आज अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ओर्स, और माइनिंग जो होती है वो एक तरह से आपको मालूम है वो चाइना में होती है। भारत भी एक तरह से रेयर मिनरल्स में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, और अर्जेंटीना लिथियम के मामले में उनके पास रिजर्व्स है, और हमारी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है भारत ने एक तरह से नेट जीरो एमिशंस पे साइन किया है। बाय 2000 आई थिंक 50 तक नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, और इसी के दौरान आप ये देखेंगे कि इस दौरे के अंदर वो लिथियम रिजर्व्स पे बात करेंगे, लिथियम सप्लाईज की ऊपर बात करेंगे। सेकेंड जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है डिफेंस। आपको ये बता दूं, अर्जेंटीना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द तेजस LCA एयरक्राफ्ट। इवन अभी नहीं, 2 साल पहले जब वो ट्रायल एंड डेवलपमेंटल स्टेजस में था, तभी वो एक तरह से इंटरेस्टेड था। पर तेजस में क्या है कि जो सीट होती है, जो तेजस की जो सीट्स होती है जो कॉकपिट में, वो एक ब्रिटिश कंपनी बनाती है, मार्टिन बेकर। मार्टिन बेकर ने बोल दिया था कि अगर आप तेजस जेट्स उनको दोगे तो हम आपको वो सीट इजेक्शन सिस्टम नहीं देंगे। इसके कारण वो एक तरह से डील आगे बढ़ नहीं पाई। पर अब जब जाके वहां पे गए हैं मोदी जी, तो मेरे हिसाब से तेजस के अलावा हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी जो दूसरी मिसाइल्स है, पिनाक है, फिर बाद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, और बाकी जो भी एम्यूनिशन जरूरत पड़ सकता है वेपन सिस्टम, उसकी बात जरूर की जाएगी। आपने जैसे बरोबर बताया कि अर्जेंटीना का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है फाल्कलैंड आइलैंड्स पे लेके यूके के साथ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ के जो लोग हैं फाल्कलैंड आइलैंड्स के, वो यूके के साथ रहना चाहते हैं। बट अर्जेंटीना अपने उस आइलैंड्स को क्लेम करता है क्योंकि वो उसका पुराना टेरिटरी रह चुका है। बट अब ये देखिए कि इस विजिट के अंदर, भारत की प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए ऑयल एंड गैस के बारे में भी बात की जा रही है। फिर बाद में भारत उधर जाके अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बेचने के लिए आतुर है, और बाद में बताया जाता है इवन हमारा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है एंड इवन कार्स, पैसेंजर कार्स एंड अदर थिंग्स अर्जेंटीना के साथ करने के लिए बहुत एक तरह से भारत चाहता है कि उनके साथ हमारा एक अग्रीमेंट हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ब्राजील अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत एक तरह से प्रोमिनेंट नेशंस है। अर्जेंटीना वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। आपको ये बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस एक्सपैंड हुआ था, उसमें अर्जेंटीना भी उसमें आ गया था। हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की हालत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश
पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। भारत की नजर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को भी संकट से बचा रहा है। कि रशिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो तो जो पूरा का पूरा वेस्टर्न दुनिया है जिसमें आते हैं, यूरोप आता है या फिर आप कह सकते हो कि US आता है, अगर उनकी आप सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखो ना तो यही है कि जब उनको आपके साथ रिलेशन खराब करने हैं या फिर मान लीजिए कि रिलेशन खराब है और आपको पनिश करना चाहते तो कैसे करेंगे, तो उनके पास सबसे बड़ी चीज है सैंक्शंस लगा देते हैं। क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी हो, आपका छोटा मोटा जो बिजनेस है वो डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कि यूरोप और अमेरिका के साथ होगा ही होगा। और आप नहीं चाहेंगे कि आप जिस तरीके से वहां से कमाई कर रहे हैं वो कमाई आप बंद करें। उसके अलावा अगर आप देखो तो यूएन की बात कर लीजिए, यूएन के जितने अलग अलग सेक्शंस पड़ते हैं वो सारे के सारे चाहे यूएस के अंदर है या फिर कहे कि यूरोप के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास बहुत सारी चीजें, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उसके बाद यूएस ने क्या किया, वो जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन वाली जो पूरी सिस्टम है उससे रशिया को बैन कर दिया। हालांकि रशिया नहीं चुका वो बात अलग है, लेकिन इनके पास यही बड़े हथियार है। अब नाटो का भी यही है। देखिए इंडिया चाइना के पाले में न चला जाए या फिर कहे कि दोनों मिलकर बड़ा ग्रुप ना बना ले, इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है वो भी सह लेते हैं, लेकिन उनके मन में तो यही है कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो जो चाहे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मतलब कि वेस्टर्न जो दुनिया है वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया से जवाब मिला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है, नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा, क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी
कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है, और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ।